हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम 26 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के करंट अफेयर्स थे उन सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, जैसा कि आप सभी जानते हो हमारी थीम क्या है कि इकोनॉमी टेक्निकल है, टफ नहीं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो मुझे नीचे ये कमेंट सेक्शन में आप ये लाइन मुझे नीचे लिख के बता सकते हो। तो सर, आज के सेशन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, पहला हमारा टॉपिक होगा विद रिगार्ड्स टू जीआई टैग्स। थोड़ा सा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, बट इकोनॉमी के साथ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेट होता हुआ देखने को मिलता है। तो थोड़ा जीआई टैग क्या होते हैं, अभी क्या करंट फेज में क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, तो पूरा एक ना होलिस्टिक यहाँ पे हम जीआई टैग्स की डिस्कशन करेंगे। उसके साथ में ही थोड़ा एक नोटिस करने को मिला है पिछले कुछ टाइम के अंदर, जैसे हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर भी जीरा के प्राइजेस के बारे में देखा था, उसी तरह से टमाटर के प्राइजेस हो गया और बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं। इनके पीछे के कारण क्या होते हैं, टमाटो एक एक कैसे आप इसको ग्रो करते हो, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी हमारे मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। और इवन जैसे ना इस बार का प्रीलिम्स आपने देखा हो तो वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे क्रॉप स्पेसिफिक हमें देखने को मिले हैं। तीसरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड्स टू फिनफ्लुएंसर। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंसर होता है ना, उसी तरह से थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको भी समझें, इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर इसके ऊपर भी काफ़ी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग डिबेट चल रही है। राइट, बाकी प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन और मेंस का 1 क्वेश्चन तो हम जैसा कि हर बार लिखते ही हैं, उसको भी लिखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एक ना मेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी बार डाउट आता रहता है मेरे पास कि सर हम इवेल्युएशन कैसे कराएं। मान लो कि हमने कोई आंसर लिखा भी है, चाहे इकोनॉमी का हो या इन जनरल भी मान लो, तो उसके लिए भी ना हमारी टीम ने एक फ्री सोल्यूशन आप सभी के लिए निकाला है। सर वो क्या है? देखो, आपको सिंपली क्या करना है, pwonlyas.com की आप वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर ना आपको ये मेंस वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले देखने को मिलेगा फ्री मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर ऐसे ना आपके पास पेज खुल जाएगा। जैसे अलग अलग डेट्स का हो सकता है, जैसे जून 30 का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरह से 1 जुलाई हो गया, इस तरह से बाकी दिनों का भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर लेट से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ये सेम क्वेश्चन आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी माध्यम होगा। तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। नीचे आप जाओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, वहां पर आप अपने आंसर को यहाँ पर इस तरह से, जैसे स्टूडेंट ने डाला है ना, इस तरह से पिक्चर फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पे अपने आंसर को वहां पे उसकी फोटो डाल दोगे। ठीक है, फिर हमारी टीम इसी का रिप्लाई कर देगी यहीं पर आपके कमेंट सेक्शन के अंदर ही, कुछ इस तरह से कि आपने क्या चीज़ अच्छी करी है, क्या चीज़ और आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे कैसे क्या गलतियां करी हैं, क्या ठीक करा है, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप ये जो फ्री इनिशिएटिव है ना, इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। हमारी वेबसाइट जो है pwonlyas.com पर जाके और अपनी मेंस की तैयारी को बेहतर कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, जिनका 2023 का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। अब ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए ना हमारी टीम की तरफ से फ्री एसे और एथिक्स लाइव एवेल्यूशन होगी। सर कब होगा? देखो, 3 तारीख को सुबह 10 बजे आप एसे का टेस्ट लिखोगे, उसी तरह से 5 तारीख को आप एथिक्स का टेस्ट लिख सकते हो। इसके नेक्स्ट डे यानी कि 4 तारीख को फिर इसकी आपको लाइव इवेल्युएशन, लाइव डिस्कशन होगी, जहां पर आपको पता लगेगा कि कैसे आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली अपने जो लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है उनको डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि एसे और आपका एथिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आप अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ सकते हो एंड अपनी रैंक लाने की जो पॉसिबिलिटी है उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हो। तो ध्यान रखना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ये अवेलेबल आपको हो जाएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, बाकी डिटेल्स तो मैंने यहाँ पे आपको दे ही रखी है। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो पहला, जैसे मैं आपको बात कर रहा था ना, जीआई टैक्स के बारे में, थोड़ा डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको कुछ जगह हैं जिनका जीआई टैक्स देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो, ठीक है, सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बागपत होम फर्निशिंग हो गया, ठीक है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट हो गया, कालपी हैंडमेड पेपर हो गया, मैनपुरी तरकशी हो गया, सांबल हॉर्न क्राफ्ट, ठीक है, उसी तरह से महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, ठीक है, एंड लास्टली अमरोहा ढोलक। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब चलो, ये तो होगी करंट अफेयर्स की बात। अब थोड़ा जीआई टैग्स के बारे में अंदर जानते हैं कि जीआई टैग्स आखिर होते क्या हैं। देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने दार्जिलिंग चाय शायद पी होगी। अब जब मैं बात करता हूँ दार्जिलिंग टी की, तो ये वाली ना चाय आप, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में उगा लोगे, है कि नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग में ही ऐसी चाय उगाने को मिलती है।
क्योंकि वहाँ के कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट हो गया, बाकी सारी चीज़ों कहीं ना कहीं वहाँ की जो मिट्टी हो गया वो इस तरह की है कि वहीं पर ही ये चाय आपको देखने को मिल जाएगी। पर कल को देखो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि लेट्स से कोई दिल्ली का पर्सन है, वो यहाँ पे दिल्ली में उगाए इसको एंड बोले कि उसके ऊपर डाल दे कागज़ के ऊपर, मतलब उस पैकेट के ऊपर कि ये लो रही दार्जिलिंग चाय। अब आपको तो ऐसे समझ ही नहीं आएगा, है कि नहीं? या फिर और कोई कंट्री वाला ऐसे हो सकता है बेचने लग जाए। तो यहाँ पर ना जो लोकल लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो क्या है, ये चीज़ वहीं की है। तो इसी को बोलते हैं जीआई टैग्स। दरअसल में क्या है ना, ये एक तरह का आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप जैसे आप पेटेंट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना, आप कॉपीराइट्स के बारे में पढ़ते हो, राइट, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे आईपीआर के अंदर आते हैं। ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी दिमाग की वजह से या फिर ना उस तरह से है। तो जीआई टैग्स को भी ना आईपीआर के अंतर्गत ही कवर किया गया है, जो आपका जैसे होता है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन की वजह से उनको इस तरह से हमें जीआई टैग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको रसगुल्ला आपने देखा होगा, ठीक है ना, उसी तरह से आपने जैसे डिंडीगुल के लॉक्स देखे होंगे, ठीक है, ये उसी जगह के बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से देखो हर स्टेट का अंदर ना कुछ यहाँ पे उनकी स्पेशलिस्ट टैक्टिक्स होती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको चंबा रुमाल हो गया, कांगड़ा पेंटिंग्स हो गया, ठीक है ना, हरियाणा का बासमती राइस हो गया, दिल्ली का भी बासमती राइस, पंजाब में भी फुलकारी हो गया, ठीक है, तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क हो गया, मिजोरम की मिजो चिली हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे जीआई टैग्स इनको यहाँ पे मिले हुए हैं। पूरे कंट्री के आप यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जीआई टैग्स हैं उनको आप देख सकते हो। ठीक है सर, ये बात तो चलो समझ आ गई। पहला जीआई टैग सर किसको मिला था? वो मिला था किसको? दार्जिलिंग टी को ही, ठीक है, 2004 और 5 के अंदर दार्जिलिंग टी को ही आपका सबसे पहला यहाँ पे जीआई टैग हमें देखने को मिला था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को मिलता है, नहीं, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ठीक है ना, आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गया, इन सभी को भी यहाँ पे जीआई टैग हमें देखना हुआ मिल जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसकी बॉडी कौन सी है? तो देखो जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो आप जानते हो डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ये नाम नहीं भूलना आपने, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो वर्ड आया ना इसमें भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल ट्रिप्स के अंतर्गत ही इसको गवर्न किया जाता है। और इसी वजह से इंडिया ने ना एक एक्ट भी बना रखा है सर, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी यही है, ठीक है ना, जीआई एक्ट 1999, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 99। इसके अंतर्गत इंडिया ने, मतलब ठीक है ना, डब्ल्यूटीओ का क्योंकि इंडिया पार्ट भी है, उसने एक कन्वेंशन को भी साइन किया हुआ जो हम बात कर रहे हैं ट्रिप्स की। तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस को हमने इस तरह से हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल ट्रेडर को यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन दिया गया, नहीं, ये पूरे के पूरे एरिया को दिया गया। मैंने बात करी ना दार्जिलिंग की, तो ऐसा थोड़ी है कि दार्जिलिंग में एक बंदा है उसको दिया गया, नहीं, पूरे के पूरे उस एरिया को यहाँ पे ये टैग मिला है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका देख सकते हो, ठीक है ना। रजिस्ट्री जो सेटअप है वो किसके अंतर्गत है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से कि आखिर मान लो किसी जगह को अगर आपने जीआई टैग दे दिया तो क्या उसके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा देखो इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत होता है। डब्ल्यूटीओ का रोल देखा ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कैसे होता है? देखो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि आपकी कोई यहाँ पे जगह की कोई स्पेशलिटी है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी तो रेपुटेशन मिलनी चाहिए उसकी, बिल्कुल, उसके प्रोडक्ट्स भी तो बाहर अगर हैं तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि दूसरी कंट्री वाला क्लेम करे उसको, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में वो हेल्प करता है, आपकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन हो गया, ट्रस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं। क्योंकि आपने ना उसके ऊपर अगर बोल दिया कि ये दार्जिलिंग टी है, तो हमें पता है ये दार्जिलिंग से ही आई है, तो लोगों के अंदर ट्रस्ट होगा, ठीक है। आई नो कि देखो प्रैक्टिकली इसका मिसयूज काफ़ी जगह किया जाता है कि कई जगह ना ऐसे ही रैंडमली कोई लोग उठ के बोल देते हैं कि अच्छा ये तो यहाँ की जीआई टैग है, और उसको ज़्यादा चार्ज करने लग जाते हैं। पर कहीं ना कहीं उसी को रोकने के लिए हमारा जीआई टैग हमें हेल्प करता है। तो ज़रूरत ना एक्चुअल में अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की है इसको, ऐसा नहीं है कि कोई खामी है इसके अंदर, ये बिल्कुल सही चीज़ है, बट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है। बाकी आप नोटिस करो, ठीक है, वो जगह टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, आपके डेस्टिनेशन मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि लेट्स से अगर आपने, जैसे मैं दार्जिलिंग चाय का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो लोग देखना चाहेंगे ना यार क्या खास है वहाँ पे। दार्जिलिंग जाएंगे, घूमेंगे भी वहाँ पे, चाय भी पियेंगे, और कहीं ना कहीं वहाँ का लोकल टूरिज्म भी हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। बाकी लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है एक तरह से, ठीक है, ताकि कोई यूज़ ना कर पाए। एक तरह का वो डिफरेंट वैल्यू ऑफरिंग यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये सारे कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बेनिफिट्स ही हैं, कुछ यहाँ पे हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी अक्सर काउंटर फिटिंग हमें देखने को मिल जाती है, जो मैं एग्जांपल बता ही रहा था कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जैसे जो कश्मीर की या आई शुड से जो कांगड़ा पेंटिंग है, तो कोई और पर्सन इसको क्रिएट करने की कोशिश करेगा अपने घर के ऊपर और बोलेगा ये कांगड़ा पेंटिंग है, तो काउंटर फिटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कमी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क उतने स्ट्रांग नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। साथ में कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमें लीगल प्रोसीजर देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये हो जाता है। इसके साथ ही सब लोगों के अंदर प्रॉपर अवेयरनेस और प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती कि अगर जीआई टैग मिल गया तो उसका क्या फ़ायदा होगा, राइट। एंड साथ में ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हों, पोल्यूशन कॉज करती हैं, या फिर कुछ अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस होती हैं। उसके बेसिस के ऊपर भी ना आप जीआई टैग प्रोडक्ट्स को कैसे काम करते हो उसके साथ, तो ये भी कई बार क्वेश्चन मार्क इसके रिगार्डिंग उठने को मिल जाते हैं। अब ध्यान रखना, हमारी सरकार के ने भी अलग अलग एफर्ट्स लिए हैं कहीं ना कहीं इस तरह के जीआई टैग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। एक तो आपको ना जीआई स्टोर देखने को मिलेगा। सर ये कहाँ पर है? ये आपको गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ग्लोबली कोई पर्सन आएगा, मान लो इस तरह का मान लो स्टोर है, अब यहाँ पर कोई पर्सन आएगा, बाहर से कोई फॉरेनर आएगा, वो देखेगा ना यार कि यहाँ पर तो इंडिया में तो कितनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पर तो हमें यहाँ पे हिमाचल की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, उनका बिल्कुल एक अलग कल्चर, वहाँ की अलग अलग प्रोडक्ट्स, तमिलनाडु का अलग, मीजो चिली अलग, इस तरह के जीआई प्रोडक्ट्स जब उस देखने को मिलेंगे तो कितनी डाइवर्सिटी की एक अच्छी इमेज बनेगी, है कि नहीं। उसी तरह से हम जो एपिडा है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल में जो APEDA है ना, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि इसमें काम करती है कैसे कैसे हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करवा पाएँ, ये सारी बातें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ में कुछ तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है, ठीक है ना। और हमारे पास ये जो बॉडी है ना, दरअसल में इसका पहला नाम होता था DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसका अब नाम चेंज करके हमने DPIIT रख दिया है, मतलब हो गए हैं अब तो 3 साल आई थिंक हो गए हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन, ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि जीआई प्रोडक्ट्स हमारे और भी ज़्यादा यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे और प्रमोट हो पाएँ, ठीक है ना। तो सर तरीका क्या है, आगे क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे प्रमोशन हो गया, ब्रांडिंग हो गया, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो लीगल इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते थे उनके रिगार्डिंग उनको हमें इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और लीगल फ्रेमवर्क हम थोड़ा और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी हमें जो पता होनी चाहिए जीआई टैग्स के रिगार्डिंग। बाकी इनोवेशन को कहीं ना कहीं हम और प्रमोट करें, इंटरनेशनली हम कॉपरेट करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो जीआई टैग से हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं उनको हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो सर समझ आ गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज टमाटो प्राइजेस आर ऑन फायर एंड विल नॉट कम डाउन सून। क्यों? देखो अगर आपने नोटिस किया होगा ना, पिछले एक हफ्ते के अंदर आपने टमाटर खरीदने की कोशिश करी होगी तो शायद आपको 80 रुपया 100 रुपया किलो इस तरह कहीं ना कहीं आपको टमाटर देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे के ना 2-3 कारण हैं, समझते हैं क्या है 2-3 कारण। अब एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे, मैं थोड़ा आपको अगर बैकग्राउंड में लेके चलूँ, तो सबसे पहली बात तो पता क्या है, अगर आप आज से 2 महीने पहले जाओ, मतलब 2-3 महीने, अप्रैल और मई में जाओ, तब अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो आपको टमाटर बहुत ही सस्ता देखने को मिलता था, शायद 10 रुपये किलो के आसपास था, मतलब 15 रुपये हो सकता है ऐसे कुछ। तो टमाटर के दाम ना अचानक बहुत नीचे आ गए थे, और एक्चुअल में उस टाइम पे उतनी डिमांड भी नहीं थी, ठीक है ना, डिमांड भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो हुआ क्या, जैसे मान लो एक टमाटर बेचने वाला किसान है, अब इसके पास है टमाटर पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा मंडी में, ये सोचेगा कि यार मैं टमाटर बेच दूं। अब मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में भैया रेट बहुत ही कम चल रहा है, इसको मिल रहे हैं इसके टमाटर के 5 रुपए पर किलो, इस तरह की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है यार टमाटर में तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही इसका रेट ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको लगेगा यार जितना मैंने कहीं ना कहीं इनपुट लगाए थे, मैं मुझे तो उतना भी वापस नहीं मिल रहा। तो किस कुछ फार्मर्स ने तो ना अपनी जो क्रॉप्स थी उनको काफ़ी हद तक अबेंडन ही कर दिया, तो ये एक इशू हो गया। इसको बेसिकली एक तरह से डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ी, तो उस टाइम पर दाम अचानक से बहुत कम थे। चलो ठीक है, उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। अब जब ऐसी गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं उससे ना जो हमारे टमाटर की जो फसल होती है वो इश्यूज आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ,
अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया की, तो मार्च और अप्रैल में वहाँ पे एक अच्छी खासी गर्मी देखने को मिली, और ये जो टमाटर थे ना, इनके ऊपर एक तरह का वायरस देखने को मिला, दैट इज लीफ कर्ल वायरस। अब वायरस आ गया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो टमाटर की जो उतने प्रोड्यूस करने का हम सोच रहे थे उतने प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, मार्केट में टमाटर की सप्लाई इन सभी कारणों की वजह से कम हो गई। और जैसे ही मार्केट में टमाटर की सप्लाई कम होगी पर लेट्स से डिमांड अगर ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, तो अकॉर्डिंगली टमाटर के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि टमाटर कैसी फसल है, तो ध्यान रखना दोनों तरह की है, खरीफ भी और राबी भी। समझ आई बात। तो दोनों तरह पे आप राबी की तरह भी इसको ग्रो कर सकते हो और खरीफ फॉर्म में भी। बेसिकली कहने का मतलब आप सर्दियों में भी गर्मियों में भी। खरीफ आप जानते होंगे ना कहीं जैसे आप जानते होंगे जो आपकी जैसे राइस है। अब राइस आप कब उगाते हो, अपनी गर्मियों के टाइम के ऊपर, जब मानसून आता है कहीं ना कहीं उस टाइम के ऊपर। और जैसे जो वीट है वो आपकी एक राबी क्रॉप होती है जो आप सर्दियों में उगाते हो अक्टूबर नवंबर के टाइम्स पे, और अप्रैल के आसपास उसको आप काट लेते हो। तो दोनों तरह से आप यहाँ पे टमाटर को ग्रो कर सकते हो। तो आपका जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ कहीं ना कहीं हमें एज अ रॉबी क्रॉप की तरह इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है। फिर जब मार्च में के बाद आपने काटना शुरू किया तो उस टाइम के बाद मार्च के बाद आपको ये जो टमाटर होते हैं वो राबी क्रॉप से आते हैं, बाकी के टाइम आपको खरीफ क्रॉप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको फर्क होना चाहिए। अब फर्क क्या है, राबी टमाटो कितने होते हैं, लगभग 5 लाख हेक्टेयर, और खरीफ के थ्रू इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, 8 से 9 लाख हेक्टेयर के आसपास हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया, इसको हमने उतना डिस्कस नहीं करना। ये भी हमने समझ लिया है कि फार्मर्स ना इस तरह से अपने आप को रोटेट करते रहते हैं। जो राबी क्रॉप होती है ना, जहाँ पे जैसे मैं वीट की बात कर रहा था, यहाँ पर ना अक्सर क्या होता है, उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। देखो दरअसल में ना राबी के अंदर जो आपका इनपुट लगता है वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब राबी का याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, जो सर्दियों में होती है। ठीक है ना, उस टाइम के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिस करो, जैसे पेस्ट टैक्स हो गया, तो समर के टाइम के ऊपर अगर आप बात करोगे तो पेस्ट टैग थोड़े से ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे आपका क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। अब किसानों के लिए अगर मान लो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो कहीं ना कहीं उनको कम फायदा होगा, क्योंकि उनको पैसा ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है ना इस वायरस अटैक को या जो अलग अलग तरह के पेस्ट अटैक्स होते हैं इनको रोकने के लिए। तो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो किसानों को यहाँ पे नुकसान होता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राबी टमाटो की कितनी होती है, लगभग 12 किलो, और जो खरीफ की होती है वो कहीं ना कहीं कितनी होती है आपकी, 10 रुपीज पर के जी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो मार्च अप्रैल में एक तरह का शॉक देखने को मिला, ये सारी चीज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिली। और जो लीफ कर्ल वायरस की मैं बात कर रहा था वो भी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिला। ठीक है ना, एंड ऊपर से जो क्रॉप्स आ रही थी मार्केट के अंदर टमाटर की, वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी की थी, इन्फीरियर क्वालिटी की थी। ऊपर से किसानों को उतना पैसा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने पैनिक सेलिंग करी, जिसको हम डिस्ट्रेस सेलिंग भी बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंगली किसानों को भी यहाँ पे नुकसान हुआ, और मार्केट में रेट्स भी आज के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं। तो अगली जो क्रॉप आएगी वो कहीं ना कहीं कौन सी होगी, वो आपकी खरीफ टमाटो आएगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पोस्ट अगस्त जब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टमाटर के दाम हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी, बट अदरवाइज एक काफ़ी मेजर इशू देखने को मिल जाता है। तो समझने वाली बात दरअसल में यही है, कहीं ना कहीं इन दी एंड बात आपकी डिमांड एंड सप्लाई की हो रही है। जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा है और उसकी सप्लाई उस तरह से उस टाइम के ऊपर मीट नहीं हो पा रही, तो चीज़ों के दाम बढ़ते ही हैं, जैसा कि टमाटर के केस में भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज हु आर फिनफ्लुएंसर्स। ठीक है ना, अब आप लोग सब जानते होंगे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, तो ठीक है ना, चाहे आप जैसे आप किसी को लेट्स से इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हो या यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हो, ये सारे आपके इन्फ्लुएंसर होते हैं। अब उसी तरह से ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है ना, जैसे लेट्स से कोई पर्सन है, वो उसने मान लो अपना कोई यूट्यूब चैनल बना लिया। अब यूट्यूब चैनल के ऊपर वो बताने लग गया कि अच्छा यार इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना कैसा होता है, क्या क्या उसको कितना पैसा कमाता है वो। ठीक है, आप लोग भी कई बार नोटिस करते हो कि यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है कि अच्छा लाखों रुपए का पैसा कमा रहा है। फिर ऐसे शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं बाद में ये लोग क्या करने लग जाते हैं, बाद में ये लोग लोगों को स्टॉक मार्केट की एडवाइस देने लग जाते हैं कि आप ये शेयर खरीद लो। अब नोटिस करो, अगर मान लो आपको पता नहीं यार कि इस बंदे का क्या है, मतलब एज एन इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड है भी या नहीं, क्या वो ऐसी एडवाइस दे भी सकता है या नहीं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में शायद नहीं आते होंगे। पर हो क्या सकता है, ऐसा करके ये आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है,
और हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डाल दो जिसमें अंदर ये इस भाई साहब ने बात करी, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपने आर्टिफिशियली बूस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इनके ऊपर जो हमारी सेबी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है कि क्या आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। क्योंकि इस वजह से होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता रहता है। कई बार आप लोगों ने भी टेलीग्राम वगैरह पे देखा होगा कि आपको मान लो किसी ने दे दिया कि हाँ ये चीज़ के अंदर पैसा डाल दो, क्रिप्टो के अंदर इतना, और आपका इतने टाइम में इतना पैसा हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, दरअसल में ये अपना फायदा करा रहे हैं, और ज़्यादातर जो हमारे लोग होते हैं, जो भोले वाले लोग होते हैं, उनको अक्सर नुकसान ही होता है इस चीज़ का। ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक ना एक एडवर्टीजमेंट आई थी एक तरह की, जहां पर एक जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, जिनको हम फिनफ्लुएंसर बोलते हैं, वो उनका फोटो आया, साथ में आईटी मिनिस्ट्री का लोगो आया, यूट्यूब का लोगो आया, ये सारी चीजें। अब इसका देख के ये मिनिस्ट्री वालों ने सोचा यार हमारा फोटो क्यों, हमारा लोगो क्यों डाल दिया। एक तरह की ऐसी जो चीजें होती है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड करती हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी चीजें होंगी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर करी गई हैं। तो आपको फिनफ्लुएंसर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन हो गया वो शेयर करते हैं, कुछ एडवाइस शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी बाइंग, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। और दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इनको ये स्टॉक टिप्स ये नहीं दे सकते इस तरह से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, इनका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये टॉपिक था। ठीक है। इसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास एक ASI है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसने ना कुछ गाइडलाइंस भी रिलीज कर रखी हैं इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रिगार्डिंग, कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसको इनको फॉलो करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जैसे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी इसके अंदर देखे गए, जैसे अरशद वारसी को भी ना उन्होंने भी इस तरह से कुछ करा था। तो ये सारे जो कहीं ना कहीं इसमें ना आप एथिक्स की डिमेंशन भी जोड़ सकते हो। ठीक है ना, कि जैसे आप थोड़े से पैसों के लिए आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, अपना थोड़ा अपना फायदा करने के लिए सामने वाले का नुकसान कर रहे हो, उसको गलत गाइडेंस कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो इलीगल चीजें तो हो ही रही हैं, बट कहीं ना कहीं एथिकली भी ये चीजें सही नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोगों ने जैसे बियॉन्ड लाइफ NFT हो गया, इनके रिगार्डिंग भी डिस्कशन करी, क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग तो बहुत सारे स्कैम्स हमें देखने को मिल ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। देखो लास्ट वीक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस करना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। अब आप जानते होंगे इन्फ्लेशन का मतलब है क्या, मुद्रास्फीति, कहीं ना कहीं महंगाई की बात कर रहे हैं। और डिमांड पुल का मतलब कि डिमांड बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन देखने को मिला। अब याद करो टमाटर की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें दोनों चीजें थी। क्या थी, डिमांड कैसे थी कि लोगों के अंदर मान लो अगर डिमांड बढ़ती है टमाटर की, लोग कहते हैं कि नहीं हमें और टमाटर चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पर लेट से अगर टमाटर किसी तरह से महंगे हो जाएं जहां पर कुछ ना कुछ हमारा सप्लाई साइड की वजह से हो, या रदर आई शुड से कहीं ना कहीं इसकी मान लो जो टमाटर को उगा रहे हैं उनकी वेजेस बढ़ जाएं। ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं, जो लोग लेबरर्स काम कर रहे हैं, अगर मान लो उनकी वेजेस बढ़ जाएं, या फिर टमाटर ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा इनपुट कॉस्ट लगे, तो ये सारे क्या है, यहाँ पे आप इनपुट के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी ना, तो इसको बोलेंगे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि टमाटर को बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही थी उसको बढ़ोतरी हुई है, एंड इस वजह से मार्केट में टमाटर के डिमांड बढ़ गए हैं। तो ध्यान रखना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड से लिंक करती है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं उसके जो इनपुट कॉस्ट वगैरह के साथ यहाँ पे लिंक करती है। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे कैसे हो सकता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होगी, मान लो हमारी सरकार हो गया या RBI हो गया, एक्सपेंशन के मूड में है, तो वहां क्या होगा, कहीं ना कहीं जो लोगों के हाथ में पैसा जा रहा होगा वो बढ़ जाएगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वो क्या होगी, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही होगा। सेम चीज़ फिस्कल स्टिमुलस के अंदर भी बात कर सकते हो। सरकार जब अपना खर्च बढ़ा रही है कहीं ना कहीं, तो इसलिए बढ़ा रही है लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा जाने के लिए। तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा बात कर रहा है कि जो वेजेस है ना वो इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स्ड है, मतलब उस तरह से बढ़ती जा रही हैं। अभी याद करो मैं बात कर रहा था आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, वहां मैंने क्या बताया, अभी जो वेजेस है वो क्या है, एक तरह की कॉस्ट पुश के इन्फ्लेशन के अंदर आएंगी, तो डिमांड पुल थोड़ी होगा। तो थर्ड आपका गलत हो गया। चौथा बात कर रहा है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, तो यहाँ भी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही है। पांचवा बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ना। देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कहीं ना कहीं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन या जो बाकी इन्फ्लेशन होती है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती नहीं है। तो पांचवा भी गलत है आपका, थर्ड भी गलत है। सही आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन 1, 2 एंड 4। इसी तरह से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग बीटा, कि आखिर बीटा क्या होता है। देखो बीटा ना एक सिंपल सी चीज है। अगर मान लो आपका कोई स्टॉक है,
कोई भी आप स्टॉक उठा लो, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का उठा लो, ठीक है ना। अब अगर हमने ये देखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कोई भी XYZ स्टॉक है वो कैसे मूव किया विद रिगार्ड्स टू द ओवरऑल मार्केट, ठीक है। जैसे मान लो कि या फिर रेदर आई शुड से आप मार्केट का कोई बेंचमार्क भी देख सकते हो। जैसे आप बात करते हो ना निफ्टी की या सेंसेक्स की, तो लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कि सेंसेक्स आज 5% ऊपर गया, ठीक है ना, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितना ऊपर गया, ये अगर मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ कि जब मार्केट कितना ऊपर जाती है उसके साथ में ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये कितना चेंज होता है, उसी को बोलते हैं बीटा। अब मान लो कि जो कहीं ना कहीं अगर हमारा बीटा की वैल्यू अगर 1 है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जितनी मार्केट है कहीं ना कहीं स्टॉक भी उसी तरह से मूव कर रहा है, कि मार्केट अगर 5% ऊपर गया हमारा स्टॉक भी लगभग उसी के आसपास ऊपर गया। एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा 5%, मतलब उसी के आसपास ही गया, तब हम बोलेंगे कि उतनी ही वॉलिटिलिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की जितनी की मार्केट की है, ठीक है। सर अगर मान लो बीटा 1 से बढ़ गया, मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब पता क्या है कि जो मार्केट की जो सॉरी जो स्टॉक की वॉलिटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा है। अगर 2 बीटा है ना, इसका मतलब वो डबल तरह से एक तरह से बढ़ रहा है। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। अगर मान लो किसी का बीटा 1 से कम होता है, इट इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जैसा मर्जी मूव करे, स्टॉक बहुत ही कम वोलेटाइल है, वो बहुत ही कम फ्लक्चुएशन यहाँ पे शो करता है। तो जो बीटा हो गया वो क्या है, एक तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि एक स्टॉक की ओवरऑल स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से फ्लक्चुएशंस को यहाँ पे हमें बताता है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ऑल्सो हाईलाइट द एसोसिएटेड चैलेंजेस। देखो इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो यहाँ पे आपको दो बॉडी के रिगार्डिंग चीजें देखने को मिलेंगी, दो हेडिंग्स। पहला हो गया कि क्या फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के राइज के पीछे, और दूसरा है कि क्या क्या चैलेंजेस है उसके रिगार्डिंग। तो बिल्कुल देखो बेसिक से एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि इंडिया अलग अलग तरह से यहाँ पे ट्राई कर रहा है, तो बिल्कुल एक कुछ भी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, ज्यादा इंट्रोडक्शन का यहाँ पे वैल्यू है नहीं। बात आएगी डायरेक्टली बॉडी के ऊपर कि क्या क्या आप फैक्टर्स गिना सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे क्या हमें व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। एक छोटा बहुत डेटा आप दे सकते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर, दैट विल बी अ गुड इंट्रोडक्शन। अब फैक्टर्स के अंदर आप खुद सोचो, क्या आपको लगता है ईवीस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देखो पहला तो कारण कहीं ना आपका जो लोगों के अंदर एक तरह से जो जानकारी है वो बढ़ रही है। किसकी जानकारी सर, विद रिगार्ड्स टू आपका क्लाइमेट चेंज, आपका पोल्यूशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप जैसे कुछ एग्जांपल दे सकते हो, आप आईपीसीसी की कोई रिपोर्ट को कोट कर सकते हो जिसकी वजह पे क्या पता लग रहा है कि हाँ लोगों को पता लग रहा है, और आज के टाइम के ऊपर लोगों के अंदर एक तरह की अवेयरनेस जनरेशन हो रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो भी चाहते हैं कि नहीं यार मैं एक ऐसी लाइफ जीऊँ जहां पर कहीं ना कहीं मैं इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करूं, मैं इन्वायरमेंट को यहाँ पे उसको बेटर करूं, ठीक है ना। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन बना। उसके अलावा ना एक मेजर रीजन क्या है, गवर्नमेंट का पुश है यहाँ पे। सर गवर्नमेंट का किस तरह से, आपके गवर्नमेंट ना अलग अलग तरह के कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स, ठीक है, आपकी कुछ टैक्स इंसेंटिव्स देती है। सर किसको मिलते हैं टैक्स इंसेंटिव्स, दोनों को मिलते हैं। देखो एक तो वो जो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी बना रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है, और दूसरा वो जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है। तो दोनों को ना हमारी सरकार ने पिछले कुछ टाइम्स के अंदर अलग अलग तरह के यहाँ पे इंसेंटिव्स देके ये देखने की कोशिश करी है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक तरह से लोगों के अंदर प्रमोट कर पाए। तो दैट हैज ऑल्सो हेल्प। ऊपर से देखो हमारी गवर्नमेंट की कोई ना कोई कोशिश रही है कि इसके रिगार्डिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ईवी टेक्नोलॉजी के अंदर, हम वो कैसे बढ़ा पाएं इसके रिगार्डिंग है। कुछ तरह की सरकार ने सब्सिडीज देती रहती है, ठीक है ना। अगर आप मान लो लेट्स से अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करते हो तो यहाँ पर भी सरकार अपनी तरफ से यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ कारण है, और भी कुछ कारण है। देखो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या एक मेन चीज चाहिए, आपकी बैटरी, ठीक है ना। अब जो बैटरीज की जो कॉस्ट है ना वो काफी बड़ी है, ठीक है। पर पिछले कई सालों के अंदर बिकॉज ऑफ लेट्स से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया या बाकी और कहीं ना कहीं जैसे हम और डेवलप करते जा रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो बैटरी की जो कॉस्ट होती है उसके अंदर काफ़ी हमने कमी करी है। जैसे लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम बात करें तो उनकी कॉस्ट ना नीचे आती हुई देखने को मिली है। अब जो अगर बैटरी की कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होगी तो ओवरऑल हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी कॉस्ट कम होएगी, एंड अकॉर्डिंगली इसने भी थोड़ा कंज्यूमर को ना अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ की कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। सर उसके अलावा यही है कि आजकल ना ईवीज के अंदर भी कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिली है, ठीक है ना।
पहले हमें डर लगता था कि यार पता नहीं कितना ज़्यादा चार्जिंग टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हमने चार्जिंग टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करी है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा चार्ज कैसे हो, व्हीकल कितना रेंज देगा, वो बातें, परफॉर्मेंस कैसे हम इसकी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी इस तरह के कंसर्न्स थे ना, वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा और इम्प्रूव करते हुए हमने उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, और उस वजह से कहीं ना कहीं ईवीज का राइज भी हुआ है। एक कारण देखो और भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे, स्पेशली अगर मैं बात करूं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के पीछे। होता क्या है ना, आजकल अगर आप सिटीज़ की बात करोगे तो सिटीज़ के अंदर आप नोटिस करना कि आपका काफ़ी कंजेशन होता है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे टाइम्स के अंदर ना आपका जो ईवीज हैं, जो टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया, वो आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे रीज़न बनते हैं जिसके बेस पे आप ये प्रूव कर सकते हो कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी हमें इंडिया में बढ़ती हुई देखने को मिल जा रही है। ठीक है सर, फैक्टर्स तो आपने काफ़ी सारे बता दिए, 7-8 तो हमने एटलीस्ट डिस्कस कर लिए, पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या है चैलेंजेस? अभी भी उस लेवल तक हम क्यों नहीं बढ़ पाए जहाँ तक हम बढ़ना चाहिए? देखो चैलेंजेस के अंदर अगर आपको बताऊँ ना, तो आपको ना इंडिया के केस में एक बड़ी ही अजीब चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप ज़्यादातर दुनिया की बात करोगे ना, तो वहाँ पर पता है जो ईवीज़ आए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब मैं बात करता हूँ, तो जनरली आपको फोर व्हीलर के केस में आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे गाड़ियाँ ईवी हो गई हैं। इंडिया के केस में बड़ा ही अजीब चीज़ है। इंडिया के केस में सर कैसे अजीब चीज़ है कि अगर आप नोटिस करो तो आपका जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, वो टू व्हीलर ज़्यादा आए हैं। मोर देन 75% जो है ना आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो टू व्हीलर हैं। उसी तरह से जो फोर व्हीलर है वो बहुत कम है। तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारे थे, हम प्रमोट कर रहे हैं उनको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वो तो हमारा फोर व्हीलर से ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आए। तो ये भी एक इसके साथ ही आप फैक्टर एसोसिएट कर सकते हो। बाकी देखो जो कहीं ना कहीं हमने राइस के रिगार्डिंग फैक्टर बताए ना, उन्हीं को ही आप यहाँ पे चैलेंजेस के अंदर यूज कर सकते हो। सर कैसे? कैसे इस तरह से कि जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी भैया उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अब अगर मान लो आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो आप बड़े आराम से पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पास में, ठीक है ना। इंडिया में अगर आप चार्जिंग प्लांट्स की बात करो तो इंडिया में 2000 से भी अभी कम है। तो एक तरह से जो इकोसिस्टम होता है ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो बड़ा इशू है, ठीक है ना। और ऊपर से नोटिस करो, ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है? एक तरह से बिजली तो है, तो ये बिजली है ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। रिन्यूएबल से भी आ रही है, पर कुछ नॉन रिन्यूएबल से भी आ रही है। अब क्योंकि नॉन रिन्यूएबल से आ रही है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रही है। तो ये कहना कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीछे जो बिजली जिससे थ्रू आप चार्ज कर रहे हो अपनी गाड़ी को, वो बिजली जहां से आ रही है वो थोड़ी है, वो तो कोल से हो सकता आ रही हो। तो ये भी एक कंसर्न यहाँ पे काफी लोगों का रहता है। ऊपर से अगर आप बात करें ना, देखो बैटरीज की कॉस्ट कम जरूर हुई है, पर अभी भी अगर आप नोटिस करोगे जो बाकी व्हीकल्स के मुकाबले अभी भी बैटरीज की जो कॉस्ट है या बाकी चीजें हैं वो ज्यादा है। मतलब ओवरऑल जो ईवीज की जो कॉस्ट आती है वो ज्यादा आती है। ऊपर से अगर आप बैटरी के केस में अगर आप और नोटिस करो, हमारे यहाँ जो मैं बात कर रहा था लिथियम आयन और जो बाकी चीज़ों की बात कर रहा था, ये इंडिया में तो बनता ही नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, हम इनको क्या करते हैं, हम इनको इम्पोर्ट करते हैं। आपके अलग अलग कंट्रीज हो गया, आप दूसरी कंट्रीज के ऊपर हमें, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है ना, इसकी कुछ कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया हो गया, आपका चाइना हो गया, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस है। इम्पोर्ट की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, तो ये कंसर्न हो गया। कई बार यहाँ पे हमें सेफ्टी के कुछ कंसर्न्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अभी भी लोगों के दिमाग में थोड़ा कंसर्न है कि कई बार आग लग जाती है इन चीज़ों के अंदर, कई ऐसा तो कंसर्न तो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर मान लो कल को आपने कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज करना हो, तो आपका जो ई वेस्ट है, आपका जो इलेक्ट्रिक वेस्ट है, वो भी तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। आपके जो बैटरीज होंगे कल को उनको डिस्पोज करना पड़ेगा, तो वो भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे हमें यहाँ पे कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ना एक और जो इशू है कि अगर मान लो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे हैं, इनको चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे टाइम होंगे दिन के जब आपके पीक टाइम हुआ करेंगे, जब इनको चार्ज किया जा रहा है। जब ऐसी चीज होगी, कहीं ना कहीं आपके पीक टाइम्स के ऊपर आपका जो पावर ग्रिड होता है उसके ऊपर एक मैसिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो जब तक हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से रेडी नहीं होगा, तब तक क्या हम पूरी तरह से रेडी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए? ये एक मेजर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह कुछ चैलेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हो। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव्स भी देखे, नेगेटिव्स भी देखे, कुछ मतलब अदर शुड से कुछ चैलेंजेस भी देखे। तो सर सरकार को क्या करना चाहिए? देखो सरकार अलग अलग चीजें कर रही है, ठीक है ना। आपको कंक्लूजन में कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स का आप नाम लिख सकते हो, जैसे आपके फेम स्कीम आप जानते होंगे,
ठीक है ना, इसके अलग अलग आ रहे हैं 1.0 2.0 इस तरह से। तो फास्टर अडॉप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये पर्टिकुलर स्कीम अच्छी स्कीम है। उसी तरह से हमारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान है, उसका जिक्र कर सकते हो, ठीक है ना। और एक बात कर सकते हो आप, कहीं ना कहीं हम सर्कुलर इकोनॉमी की भी यहाँ पे बात करी जा सकती है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है उस चीज़ के अंदर। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी सारे आप पॉइंट्स बता सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स का जिक्र करो, पॉजिटिव्स क्या थे, क्या चैलेंजेस थे, उनको कैसे हम कहने के ठीक करेंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स अगर आप लिखोगे तो आई एम श्योर कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब सर अगले वीक के लिए क्या रहेगा, अगले वीक के लिए आप ये यूपीएससी 2023 का कि पीडीएस के क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम इसको इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे, फिर नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको वैसे बता ही दिया, आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अटेम्प्ट करते जाना है क्वेश्चंस को, वो भी आपको हेल्प करेंगे, और बाकी चीज़ें तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। उसी तरह से प्रीलिम्स के लिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा 2022 का, ठीक है, कि रियल सेक्टर कौन सा होता है, इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना। एंड सेकंड क्वेश्चन रहेगा विद रिगार्ड्स टू कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आखिर क्यों होती है। क्लियर हुआ, तो ये रहा आपका होमवर्क। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ, ये नीचे मुझे आप कमेंट्स में बता देना, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक। गुड बाय एंड गुड लक।